तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की नागपुर में बेहद ही अहम समन्वय बैठक हुई है और इस बैठक में देश के साथ साथ ही विदेशों के जो तमाम मुद्दे चल रहे हैं उस पर भी चर्चा हुई है। विश्वसनीय सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक बैठक के अंतिम दिन यानी आज रविवार को 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के साथ ही अफगानिस्तान के ताजा हालातों पर भी चर्चा हुई। संघ अफगानिस्तान में हुए परिवर्तन से भारत में उसके प्रभाव को लेकर भी चिंतित नजर आ रहा है। खासतौर पर तालिबान की ओर से दिए गए और कश्मीर संबंधी बयान ने संघ की चिंता और बढ़ा दी है। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद भारत के कुछ मुस्लिम बुद्धिजीवियों और धर्मगुरु की ओर से आ रही प्रतिक्रिया पर आरएसएस चिंतित है और मिली जानकारी के मुताबिक जल्द ही संघ प्रमुख मोहन भागवत मुंबई में देश के चुनिंदा मुस्लिम बुद्धिजीवियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक भी करने जा रहे हैं। आपको बता दें कि मशहूर शायर मुनव्वर राणा और सिनेमा जगत से जुड़े जावेद अख्तर द्वारा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से तालिबान की तुलना को भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ गंभीरता से ले रहा है। पिछले कुछ समय से संघ तो इसी विषय पर चर्चा के लिए बेहद ही खास दो मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। आपका परिचय उनसे करवा दें। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार इंदुकान दीक्षित और राजनीतिक विश्लेषक विपिन शर्मा जी जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आप दोनों का एनबी न्यूज पर। सबसे पहले आपसे ही शुरुआत करते हैं इंदुकान दीक्षित जी। जिस तरीके से अब यह मुस्लिम बुद्धिजीवियों से संघ प्रमुख मोहन भागवत मिल रहे हैं, तालिबान का असर ज्यों-ज्यों अफगानिस्तान में बढ़ता जा रहा है, भारत के अंदर से तालिबान के समर्थन के कुछ सुर उठते हुए देखे जा रहे हैं। ये चिंता और ये समन्वय बैठक में ये जताई गई है। बताया जा रहा है कि कल सोमवार को ही एक होटल में ये बैठक होने जा रही है। किस तरीके से देखते हैं आप? अपने पत्रकारीय नजरिए से बताइए कि जो भारत देश जो है वो तालिबान के अंदर अगर कुछ समर्थन वाले सुर देखे जा रहे हैं तो ये कितनी बड़ी चुनौती है? दुनिया में इस तरह के तत्व होते हैं हर समाज में, खासतौर से लोकतांत्रिक व्यवस्था में आवाजें इस ढंग की सुनने को मिल जाती हैं। जो कभी कभी आप देखेंगे कि प्रचार पाने के लिए सिर्फ इस ढंग के उटपटांग बयान देते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको लगता है कि दुनिया में कहीं भी अगर कोई एग्रेसिव इस्लाम की बात कर रहा है तो वो हमारा नेता है। ये बहुत ही शोचनीय विषय है। और संघ की ये जो पहल है, मैं इसको इस रूप में देखता हूं कि जो भी राष्ट्र निर्माण करने वाली शक्तियां हैं देश में, या देश को चाहने वाली शक्तियां हैं, वो निश्चित तौर पे ये चाहेंगी कि हमारे समाज के जितने भी वर्ग हैं वो देश के प्रति अच्छे भाव रखे और विदेशों के साथ जो हमारे संबंध हैं, चाहे वो अफगानिस्तान को लेकर के, चाहे पाकिस्तान को लेकर, चाहे यूएस को, चाहे यूएसएसआर को लेकर, उनके में जब विदेश की नीति बात आए, एक्सटर्नल पॉलिसी की बात है, अफेयर्स की बात है, तो उसमें एक यूनानिमिटी दिखाई दे मोटे तौर पे। अब देखिए जिस तरह से तालिबान ने, और तालिबान का जो खूंखार स्वरूप रहा है 1996 से 2001 का जो उनका शासन था अफगानिस्तान में, किसी कोई भूला नहीं है। उसी से में कंधार का एपिसोड हुआ था, आप जानते हैं। तो ऐसे में जैसे ही इन आतंकवादी संगठन का अफगानिस्तान में कब्जा हो रहा है, वैसे ही हमारे यहाँ से कुछ धर्म गुरुओं का और तथाकथित जो कहते हैं लिबरल अप्रोच वाले लोग जिनको कहते हैं, लेकिन यहाँ हमारे देश में बहुत से लोग लिबरल वो माने जाते हैं जो हिंदू धर्म का विरोध करें और मुस्लिमों के पक्ष में चाहे वो कुछ भी करे बयान दें। तो इस तरह के जो लोग हैं इनको मैं लिबरल नहीं मानता हूँ। रियल में रियल लिबरल अलग होता है एक क्लास। तो इस तरह के लोगों के जो बयान आए फटाफट जल्दबाजी में, जैसे कि नंबर बढ़ाना हो किसी के सामने, तो ऐसी स्थिति में एक इस ढंग की बैठक अगर की जाए और लोगों से बात की जाए कि ऐसी क्या जल्दबाजी है, देश की नीति, देश देखिए वेट एंड वॉच कर रहा है और ये बिल्कुल सही नीति मानते हैं सारे बड़े बड़े एक्सपर्ट दुनिया के। देखिए यूएस भी जो वहां से फरार हुआ है, एक तरह से भागा है मौके से, वो भी वेट एंड वॉच कर रहा है ये तय करने के लिए कि तालिबान से अपने रिलेशंस को कैसे डिफाइन करेगा। तो ऐसे में ये बैठक बहुत महत्वपूर्ण है और मैं मानता हूं कि ऐसे प्रयास तभी, ये तो सांस्कृतिक संगठन है आरएसएस, जितने राजनीतिक संगठन है उनको भी अपने स्तर पर अपने कार्यकर्ताओं के साथ, बड़े नेताओं के साथ, विचारकों के साथ, इंटरेस्ट ग्रुप के साथ बात कर करके एक यूनानिमिटी ऑफ ओपिनियन बनानी चाहिए। जी ठीक है विपिन शर्मा जी, इस तरीके से जो बयान आए, चाहे वो उसमें मुनव्वर राणा हुए या फिर जावेद अख्तर हुए, एक बयान इससे इतर भी आया और वो उसी समाज से आया, नसीरुद्दीन शाह। उनकी तरफ से जो बयान दिया गया वो कॉन्ट्राडिक्टरी था, बिल्कुल विरोधाभास था उसमें इनके अपेक्षा। उन्होंने भारत का पक्ष बताया और ये भी बताया
कि हाँ, जो इस्लाम वहाँ का है वो अलग है और भारत का इस्लाम अलग है। अब इस तरीके से अगर एक राजनीतिक चश्मे से देखा जाए तो ये जावेद अख्तर हो गए, ये इससे पहले भी जब लोकसभा के चुनाव हुए थे तो कन्हैया कुमार के समर्थन में चुनाव प्रचार करने के लिए भी पहुंचे थे। और साथ ही मुनव्वर राणा, उनका परिवार भी एक खास पार्टी से जुड़ा हुआ है, यूपी की वो पार्टी है, नाम लेना मैं अभी उचित नहीं समझूंगा। क्या लगता है कि इन ऐसे बयानों के माध्यम से कोई सस्ती लोकप्रियता पाने की कोशिश है या फिर वाकई ये लोग गंभीर हैं वाकई तालिबान को लेकर? क्या मानसिकता रखते हैं तालिबान के जो भी समर्थक हैं, या तालिबान खुद क्या मानसिकता रखते हैं महिलाओं के प्रति, उनकी क्या सोच है? और ये तो आप सारे आतंकवादी हैं और जिहादी सोच वाले लोग हैं। तो यहाँ पर इसमें तो एक स्वर में स्वर मिलाना चाहिए कि यहाँ पर कोई एक बात कर रहा है, कोई दूसरी बात कर रहा है, तो ये कहाँ की समझ है? यहाँ पर तो अगर मुनव्वर राणा या जावेद अख्तर तुलना भी करते हैं कि संघ के साथ इनकी तालिबान की, तो मुझे लगता है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण ये बयान है कि आप अपने हिंदुस्तान की जो भी संगठन हो, जो भी अगर आपकी विचारधारा उनसे मेल नहीं खाती हो, तब भी आप उसकी तुलना तालिबानियों के साथ कर दें, तो अंतर्राष्ट्रीय पटल पे क्या संदेश जाएगा? और तो ये देश हित की बात नहीं हुई। लेकिन साथ साथ दूसरी बात आपने, क्योंकि नसीरुद्दीन शाह की बात करी, कुछ समय पहले एक और बयान उनका काफी उसने सुर्खियां बटोरी थी कि जब उन्होंने बोला था कि यहाँ पर अगर आपको आक्रोशित है तो खुल के विरोध करना चाहिए, विरोध करना चाहिए, लोगों को आना चाहिए। तो यहाँ पर उसके बाद फरहान अख्तर को भी आपने देखा, तो ये एक ट्रेंड सा बन गया यहाँ पर। और बिल्कुल मैं अभी जो इंदु खान जी ने बात बोली, बिल्कुल 100% इनके साथ इत्तेफाक रखूंगा यहाँ पर कि ये लिबरल माइंडेड जो अपने आप को कहते हैं, या दूसरा एक और नया शब्द है अंग्रेजी का, सूडो लिबरल बात करें, सूडो सेक्युलर बात करें, ट्रेंड सा बन गया 2014 के बाद खास तौर पे कि यहाँ पर कोई बोलता है डर लग रहा है हमारे को, और यहाँ पर जो आज समर्थन कर रहे हैं तालिबान का, तो वो आप जाके देखिए, जरा 2 दिन गुजार के देखिए अफगानिस्तान में क्या सूरत हाल है, तो सारी चीजें दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो वहां पर तो फिर शक-शुबा बाकी रहेगा नहीं कि जो आज वकालत कर रहे हैं या ये बोल रहे हैं कि तालिबानियों की तुलना भी कर रहे हैं, या कुछ आपने देखा कि एक राजनीतिक दल के सांसद ने आके क्या बयान दिए थे उसके बाद तालिबानियों को लेकर, उन्होंने तो यहाँ तक बोल दिया कि भाई इन्होंने अमेरिका को हराया है और ये तारीफों के पुल बांधे थे। तो वो जो ऐसी सोच रखते हैं उनको पहले समझना चाहिए कि आप पहले तो अपना रुख साफ करें कि जो महिलाओं के प्रति, कि जहां हम लोग एक 21वीं सदी में रह रहे हैं, यहाँ पर महिलाओं को सशक्त करने की बात चल रही है कि महिलाओं को कदम से कदम बढ़ा के पुरुषों के साथ चलना चाहिए, और हर एक क्षेत्र में बाजी मारी है महिलाओं ने। अगर आप स्कूल कॉलेजों की भी बात करें, वहां पर भी अमूमन देखा जाता है सीबीएसई के जो परीक्षा होती है वहां पर लड़कियां हमेशा बाजी मारती है। और हमारा तो देखिए, हम तो इस बात पे बड़े नाश करते हैं कि यहाँ पर जब लड़कियां बाजी मारती हैं तो सशक्त करने का बात है कि करनी और करनी में फर्क नहीं होना चाहिए, दोहरे मापदंड नहीं होने चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो ऐसी सोच रखते हैं कि 10 वर्ष के ऊपर कोई लड़की अगर होगी उसका इलाज पुरुष नहीं करेंगे। एक तरफ आपने पढ़ाई लिखाई पे रोक लगा दी, उनको बोला कि आप घरों में कैद रहेंगे, उसके बाद कैसे इनका क्या हालत होगी कि अगर कोई बीमार पड़ जाएगा 10 वर्ष से ऊपर कोई, तो वो क्या राम भरोसे। तो ये इसमें तो यहाँ पर हर एक मंच से अगर आप सही मायने में जो वकालत करते हैं, महिलाओं के अधिकारों की बात करते हैं, वैसे हर छोटी छोटी बातों पे, अगर मैं बॉलीवुड का भी उदाहरण दूं तो बड़ी बढ़ चढ़कर भूमिका निभाते हैं, अपने वो बयान कर जाते हैं, कोई भी अगर ऐसी बात होती है। लेकिन जब एक तो अपने कुछ उनके खुद अंदरूनी मामले बॉलीवुड के होते हैं तो वहां पर मौन धारण कर लेते हैं। उसके बाद अगर आप इसमें लोगों को आगे आना चाहिए साफ कि यहाँ पर तालिबानियों के खिलाफ बात अपने बिल्कुल रुख साफ करना चाहिए कि क्या उनका दृष्टिकोण है, क्या वो विचारधारा रखते हैं, उसका तो खंडन करना चाहिए कि ये लोग जिहादी मानसिकता के लोग हैं और ये किसी भी दृष्टिकोण से ये समाज के किसी भी तबके को सशक्त नहीं करेंगे, ये तो और कई वर्ष पीछे रह जाएंगे। तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि यहाँ पर अगर एक स्वर में स्वर नहीं मिलाया जा रहा और गलत को गलत नहीं बोला जा रहा, जिनका विरोध करना चाहिए उनका अगर विरोध ना हो और साथ में अगर उनको और शय दी जाए, तो इससे ज्यादा चिंतापूर्ण क्या बात हो सकती है। ठीक है, इंदुकाल दीक्षित जी, आमतौर पर जिस तरीके से आरएसएस को लेकर एक छवि बनी हुई है, जैसे कोई पाषाणकालीन कोई एक सभ्यता होती थी, उस तरीके के लोग हों, और उनकी मतलब जो वार्तालाप करने की जो शैली होती है वो भी इसी तरीके की होती है, बहुत ही पुरातन और प्राचीन भाषा का वो इस्तेमाल करते हैं आम अपनी शब्दावली में। तो अगर ये देखा जाए, क्या कनेक्ट कर पाएंगे
क्योंकि बात तो मुस्लिम बुद्धिजीवियों के साथ बैठक की हो रही है, लेकिन बैठक के बाद रिजल्ट क्या? पवन जी, मेरा मानना है कि भारतीय संस्कृति के हिसाब से रहना या भारतीय संस्कृति के हिसाब से अपनी भाषा का उपयोग करना या आदर सूचक चीजें करना, इसको पाषाणकालीन शब्द नहीं शायद उतना अच्छा रहेगा। इसमें मेरा ये मानना है कि देखिए, जो भी समाज या जो भी व्यक्ति अपनी परंपरा में विश्वास रखता है पवन जी, वो सबसे मजबूत समाज होता है। इसका उदाहरण आपको इजराइल से मिलेगा, इसका उदाहरण आपको सऊदी अरबिया से मिलेगा, इसका उदाहरण देखिए आपको यूएसए से मिलेगा, इसका उदाहरण आपको ब्रिटेन से मिलेगा। आप देखिए कि उनसे ज्यादा ट्रेडिशनल ऑर्थोडॉक्स किसी को नहीं कहा जाता है। आज तक भी अपना हेड ऑफ द स्टेट उन्होंने महारानी को बना के रखा है। तो चाहे भाषा हो, चाहे परंपरा हो, चाहे व्यवस्था हो, अगर आपकी व्यवस्था अच्छी है, आदर्श है, तो चाहे वो 5000 साल पुरानी हो, अगर आप उसको सही ढंग से लेके आगे बढ़ते हैं तो आप निश्चित तौर पर सफलता पाते हैं। अब रही बात संघ की, संघ को लेकर देखिए कई तरह के, जो मेरा मानना है, जितना मैं संघ को जानता हूं, कि बहुत तरह की भ्रांतियां हैं। संघ क्या है? एक बार मैंने श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी जब वो प्राइम मिनिस्टर थे, उनसे दिल्ली में इंटरव्यू किया था। मैंने उनसे पूछा था कि संघ को आप किस रूप में देखते हैं? उन्होंने कहा था कि ये सांस्कृतिक सामाजिक संगठन है और ये देश हित में, समाज हित में काम करता है। अब आप देखिए, मैं इसमें से छोटा सा एग्जाम्पल दूं। जितने लोग हमारे देश में प्रधानमंत्री हुए भाजपा, जैसे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को देखिए, या फिर उसके बाद अभी देखिए नरेंद्र मोदी जी को, ये दोनों ही एक कार्यकर्ता रहे हैं, प्रचारक रहे हैं। अब प्रचारक का जो धर्म वहां पे क्या है, प्रिफरेबली वो ऐसा करते हैं जो समाज के लिए डिवोटेड हो, डेडिकेटेड हो, जिसने इवन विवाह न किया हो या विवाह किया भी हो तो अपने बाल बच्चों के प्रति जितना उसका डिवोशन होना चाहिए, जो हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में संन्यास के लिए नियम है, उसके अनुसार वो पूरी तरह से समाज के लिए समर्पित हो। अब आप ये देखें कि प्रेजेंट डिस्पेंसेशन को आप दिल्ली में देख लें, मैं उनकी प्रशंसा के लिए नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक व्यक्तिगत जो चारित्रिक और जो ट्रेडिशन की बात है उसकी केवल चर्चा कर रहा हूं। आप देखिए अपने वाइस प्रेसिडेंट कितने जमीन से उठे हुए व्यक्ति, राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम थे, कितनी गरीबी से उठे थे लेकिन राष्ट्रपति बने देश के। अभी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं, चाय बनाने का काम करते थे लेकिन देश को समझते हैं, समाज को समझते हैं, आज प्रधानमंत्री हैं। आप ये देखें कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति हो जो सोने का चम्मच लेके पैदा हुआ, जैसे सऊदी अरब में उनके नवाबजादे ही वहां के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति जो भी उनका पद है उसे बनते हैं, लेकिन एक व्यक्ति जो जमीन से उठा, जो गरीबी को का दर्द समझता है, वो अगर वहां तक पहुंचता है, जो प्रचारक होता है संघ में पवन जी, वो देखिए वो एक एक चीज को समझता है समाज के, वो सबसे गरीब तबके से आता है, तो वो जितना समाज को समझेगा। यहाँ पर सवाल ये उठता है कि सब आमतौर पर यही देखा जाता है और खासकर मुस्लिम समुदाय में कि आरएसएस जो है उसका मुख्य जो एजेंडा है वो हिंदू राष्ट्र बनाना है। अब ऐसे में आप हिंदू राष्ट्र बनाने वाला संगठन का मुखिया जब मुस्लिम बुद्धिजीवियों के साथ बैठक करेगा तो उसका निचोड़ क्या निकल कर सामने आएगा? आमतौर पर धारणा तो यही है। उसके रिजल्ट आप देखिए, मैं उस बात को संपन्न करके आपको बताना चाहता हूं कि आप संघ को कभी किसी दंगे में डायरेक्टली इन्वॉल्व देखें, संघ को कभी देश के खिलाफ कोई काम करते हुए देखें, लेकिन उसको आरोपित इसलिए किया जाता है क्योंकि जो उसकी पॉलिटिकल विंग है, जो जिसको संघ कहता है कि मेरा पॉलिटिकल विंग नहीं है, हमारी विचारधारा से निकले हुए लोग भाजपा में, वहां के कुछ लोग हिंदुओं के हित की बात करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ कई राजनीतिक दल केवल मुस्लिम परस्त राजनीति करने का या अल्पसंख्यक राजनीति करने का प्रयास करते हैं। तो देखिए जो नियम है न्यूटन का कि एवरी एक्शन हैज इट्स रिएक्शन। तो अगर आप देखिए, जब देश में इस ढंग की सौहार्द था सांप्रदायिक, कभी हिंदू मुस्लिम की बात नहीं होती थी। आप देखिए जो स्वर्णिम युग था चंद्रगुप्त मौर्य का या उसके बाद गुप्त काल था, वहां पे कभी आपको हिंदू मुस्लिम कम थे, लेकिन और भी वहां पे बुद्धिस्ट थे, जैन थे, लेकिन इस ढंग का विवाद एक धर्म से, एक पंथ से दूसरे पंथ का क्यों आता है? जब आप देखें, जैसे अभी आप देखें झारखंड में 2 दिन पहले यहाँ पे नमाज कक्ष का निर्माण कर दिया। पूरे विधायिका में, पूरे देश में कहीं भी नमाज कक्ष मिलेगा? आपको नहीं मिलेगा। धर्म और धर्मनिरपेक्षता क्या है
कि अगर आप करें तो सभी धर्मों के लिए करें, नहीं तो किसी के लिए न करें, या एक इबादतगाह का कक्ष कर दे कि जिसको भी इबादत करनी हो प्रार्थना कक्ष बना दे जहां वहां कर सकता है। लेकिन आपने नमाज कक्ष बनाया और कोई नहीं बनाया, तो जब ये कोई करता है तो उसके रिएक्शन नेचुरल होते हैं। तो इसमें आप आरएसएस को रंगने की कोशिश करें, ये उचित नहीं है। दूसरा, आरएसएस का अगर कोई इस जंग का कट्टरवादी स्वरूप दिखाई दे, अगर कोई फेंट करने की कोशिश करता है, तो देखिए उसको आपको एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। स्वस्थ समाज में कोई भी एक्शन होता है तो रिएक्शन होता है, लेकिन अगर उनका काम आप देखिए 1962 में जब भारत चीन युद्ध के साथ फंसा था, पंडित नेहरू ने इस जंग का दूरदर्शी निर्णय लिया था और उनको चीन का असली स्वरूप नहीं पता था, तो रक्तदान करके और कपड़े लत्ते इकट्ठे करके भोजन की सामग्री इकट्ठा करके सीमा पर पहुंचाया। किसने? आरएसएस ने। 1965 में जब खून की जरूरत हुई तो रक्तदान शिविर चलाए और पंडित नेहरू ने और खुद जेपी ने आंदोलन के समय कहा था कि संघ एक ऐसा संगठन है जो देश हित में, राष्ट्र हित में काम करता है। तो देखिए एक दो घटनाओं से एबेरेशन कह सकते हैं, किसी पूरे संगठन को आप सिमी से तुलना कर दें, तालिबान से तुलना कर दें, तो ऐसे करने और ऐसी बात करने वालों की मानसिकता पे सवाल उठता है, न कि संगठन। ठीक है, आते हैं दुकान जी आपके पास। विपिन शर्मा जी, आमतौर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक की एक शाखा है मुस्लिमों की, राष्ट्रीय मुस्लिम मंच करके शायद उसका नाम है, वो मुस्लिमों के बीच जाके काम करती है वो संस्था, लेकिन तब भी इनकी स्वीकार्यता इतनी हो नहीं पा रही। और शायद जिस तरीके के अब ये एक्सट्रीमिस्ट विचारधारा वाले बयान आ रहे हैं, क्या लगता है चुनौतियां और ज्यादा बढ़ गई हैं? और ये जो बैठक होने वाली है, इस बैठक का कुछ निचोड़ निकल पाएगा, कुछ प्रभावी होगी? आपका सवाल बहुत अहमियत रखता है, क्योंकि दोनों पहलुओं को मद्देनजर रखना पड़ेगा कि यहाँ पर अगर मोदी सरकार की बात करें तो बहुत इनकी नीतियों में भी काफी दम, जो नई नीतियां लेके आए हैं काफी दम है और महत्वाकांक्षी योजनाएं भी हैं और रिफॉर्म्स के तहत कुछ अच्छे कदम उठाए, इच्छा शक्ति दिखाई मोदी सरकार ने कि यहाँ पर अगर आप 370 हटाने की बात करें, 3 तलाक की प्रथा को खत्म करने की बात करें, और तो ऐसे तमाम, और मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्वच्छ भारत, तो यहाँ पर वो एक पहलू है। लेकिन यहाँ पर दूसरा पहलू ये भी है कि उसमें आप विपक्ष की बात करें या कुछ राजनीतिक दलों की बात करें कि वो अगर ये अपने दुश्मन को, विरोधियों को कभी कम आंकना नहीं चाहिए, ये नेवर अंडर एस्टिमेट योर ओपोनेंट, ये पुरानी कहावत है। और अगर मोदी सरकार ये समझती थी कि वो अच्छा अगर काम कर रहे हैं तो ये सामने से उनके जो विरोधी दल हैं वो हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे, तो ये मुझे लगता है उनकी भारी गलती थी। और यहाँ पर आप देख रहे हैं खुद कि अगर किसान आंदोलन का आप उदाहरण देना चाहूंगा कि नए 3 आप कृषि कानून लेके आए, आपने 11 दौर की वार्ता भी करी किसान भाइयों के साथ, देश के अन्नदाताओं के साथ, लेकिन तब भी सरकार विफल रही। आपके कानून अच्छे हैं, निश्चित बात है, समझ आता है कि आप एमएसपी की बात कर रहे हैं, मंडियां कहीं नहीं जाने वाली, उसके बाद किसान को और छूट मिलेगी, किसान की आय दुगनी करने की बात करती है मोदी सरकार, वो बात अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन और संवाद की प्रक्रिया भी चल रही है, ये नहीं है कि दरवाजे बंद कर दिए या यहाँ पर सरकार तैयार नहीं है बैठक करने के लिए किसान भाइयों के साथ, लेकिन कोई ना कोई कारण है कि जिसकी वजह से पेच फंसा हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर इससे बात से क्या अनुमान लगाया जाए कि सरकार अपनी तरफ से कोशिश करती है, लेकिन कोई आग में घी डाल रहा है यहाँ पर, या यहाँ पर किसानों को बीच में, और कोई चाहता नहीं है कि किसान भाइयों के बीच में और सरकार के बीच में आपस में कोई तालमेल बैठे जिससे इस समस्या का समाधान निकले। जी, आप जो उदाहरण दे रहे हैं बहुत ही अच्छा उदाहरण दे रहे हैं, और यही चीज है, क्योंकि जो बात कही गई थी प्रधानमंत्री की तरफ से कि एक हाथ में कंप्यूटर और दूसरे हाथ में कुरान, और लेकिन उसके बाद जो एक्टिविस्ट विचारधारा के लोग आए और उन्होंने इस चीज को लागू नहीं होने दिया। नहीं, मैं वही बता रहा हूँ, देखिए मदरसों को हाईटेक करने की बात अगर मोदी सरकार नहीं करती तो भी विरोध होता। ये तो बहुत अच्छी पहल थी और इसका तो स्वागत होना चाहिए था कि एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कंप्यूटर, क्या आप उनको बिल्कुल मेन स्ट्रीम में ले आएंगे, मॉडर्नाइजेशन भी होगी और साथ में आप उनके रूट्स की भी, जो उनकी जड़ है उसकी भी आप कदर कर रहे हैं, तो सारी बातें एक बिल्कुल तालमेल बैठेगा। लेकिन वहां पर भी उसमें विरोध हुआ कि सरकार क्यों ऐसी पहल कर रही है। तो हर एक बात में नुक्ताचीनी निकालने का एक ट्रेंड बन गया है यहाँ पर।
लेकिन यहाँ पे सरकार का दायित्व तो बनता है कि अगर कोई पेच फंसा हुआ है कहीं पर, या वो किसी कारणवश समझा नहीं पा रहे लोग, किसी भी समाज के तबके को, किसानों को, और या कोई भी है, तो वहां पर वो सरकार को ही उसमें पहल करनी पड़ेगी, समझना पड़ेगा कि कैसे और बढ़िया तरीके से एक संवाद की प्रक्रिया करते हुए उनको समझाया जाए। सरकार में जो पार्टी इन पावर है वो बीजेपी, और कहा यही जाता है कि आरएसएस की पॉलिटिकल विंग है। विपिन शर्मा जी, लौटता हूं मैं आपके पास। हिंदुकान दीक्षित जी, ये जो बात आज हो रही है, साफ तौर पर कहा गया पाकिस्तान तो लहालोट हुआ जा रहा है कि वो तालिबान की मदद से कश्मीर को छीन लेगा। वहां पर इसी तरीके के ख्याली पुलाव जो है वो पक रहे हैं। हमारे चैनल पे पाकिस्तान की तरफ से जो पत्रकार आते हैं वो भी इसी तरीके की भाषा बोलते हैं, और हमारे जो साथी एंकर है वो उनको जवाब भी बखूबी देते हैं, पैनलिस्ट भी बखूबी जवाब देते हैं। लेकिन अब कोई मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहा है तो उसमें क्या किया जा सकता है? क्या उन्हीं विचारधाराओं से देश के अंदर कुछ लोग जो है वो प्रभावित हो रहे हैं? और अगर प्रभावित हो रहे हैं तो इनके फिर इलाज क्या? मैं एक बात कहकर के आपके सवाल का जवाब दूंगा। देखिए, संघ की जो बात चल रही थी, खुद जो कांग्रेस के इतने वरिष्ठ नेता रहे थे और देश के राष्ट्रपति थे प्रणब मुखर्जी जी, वो 7 जून 2018 को आरएसएस हेडक्वार्टर्स में संघ की ऑल इंडिया में मीटिंग में गए थे, शामिल हुए, तो उन्होंने स्पीच दिया था। उस समय तत्कालीन कांग्रेस के तमाम नेताओं ने विरोध किया था, बहुत से लोगों ने कहा था नहीं जाना चाहिए। तो आखिरकार प्रणब मुखर्जी जैसा सुबुद्ध व्यक्ति जो राष्ट्रपति थे, पूरे जीवन वो कांग्रेस के रहे, लेकिन वहां गए तो उन्होंने कुछ देखा होगा तभी तो पंडित नेहरू ने प्रशंसा की। अब जहां तक बात है इसकी पाकिस्तान के इस तरह से पूरी तरह से खुश होने का और वहां पे तमाम तरह के उनके पत्रकारों की बातें करने का, देखिए पाकिस्तान, आप हमारे कथानक में, पुराणों में है कि अगर आपने अपने यहाँ किसी राक्षस को पाला, आपने किसी दुष्ट व्यक्ति को, दुष्ट परंपरा को कायम किया, तो आज आप थोड़ी देर के लिए खुश हो सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली भस्मासुर की जो कहानी है वो आपके लिए ही भस्मासुर साबित होगा। इसके उदाहरण आ गए सामने। आप देखिए कि पाकिस्तान ने अपनी तरफ कहा कि जिस तरह से माइग्रेशन कर रहे हैं अफगानिस्तान के लोग, कि हम कटीले तार लगाएंगे, दीवार बनाएंगे, अफगानिस्तान ने ऑब्जेक्शन कर दिया, कहा जी हम डूरंड लाइन को ही नहीं मानते हैं, पहले बातचीत करो। तो आपने अगर पाला है अपने घर में कमी, अगर आपने विषैले सांप को पाला है, तो अगर कभी मौका मिला तो वो आपको ही डसेगा पहले। बात के आप ख्याली पुलाव पका रहे होंगे कि ये भारत को डसेगा। देखिए, भारत आज इतना ताकतवर है, इतना शक्तिमान है कि बार बार आप स्वयं देखिए कि दुनिया इसकी प्रत्यक्षदर्शी है कि वो बार बार से अपनी तरफ से प्रस्ताव भेज रहे हैं कि हम भारत से संबंध रखना चाहते हैं, भारत से बात करना चाहते हैं। आखिर क्यों? अफगानिस्तान में हजारों करोड़ का, लगभग अभी 21,000 करोड़ रुपए का वहां पे इन्वेस्टमेंट किया है भारत ने। उनकी पार्लियामेंट का नया बिल्डिंग बना के भारत ने दिया है। पाकिस्तान ने क्या किया वहां पे? पाकिस्तान ने बुद्ध का बेमिनम, ये जो एक बहुत अफगानिस्तान में हो रही है, ठीक है, वो तो एक तरीके से हिंसा प्रैक्टिकल तरीके से हो रही है। हमारे यहाँ पर जो 2-4 लोग खड़े हो गए वैचारिक हिंसा वाले, क्या आरएसएस जो कवायद कर रहा है राष्ट्रीय मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के माध्यम से, और अब ये जो कल मुंबई में बैठक होने वाली है इसके माध्यम से, क्या इसका कोई असर आ पाएगा? देखिए, विपिन जी ने जो बातें कही, मैं वो उसमें कई तथ्य उसमें अच्छे हैं लेने लायक। मैं आपको बताऊं कि संघ या कोई भी संगठन, संघ इस समय सबसे बड़े संगठन में से है देश के। अगर कोई इस जंग का प्रयास करता है तो देखिए, मुस्लिम में भी बहुत से ऐसे बुद्धिजीवी हैं जो उदारवादी हैं और चीजों को, देश को साथ में लेके चलना चाहते हैं, वो भी मानते हैं। तो अगर उस सेक्शन के लोग संघ के इस बात में, इस चर्चा में शामिल होते हैं और वो एक विचारधारा का प्रसार करते हैं, देखिए आखिरकार हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम भी तो मुस्लिम थे और उन्होंने देश के लिए कितने बड़े कंट्रीब्यूशन किए। तो इस तरह की विचारधारा के जो अच्छे लोग हैं, जो नेशनलिस्ट लोग हैं, अगर वो आते हैं, जुड़ते हैं, तो वो अपने यहाँ भी एक सेक्शन को, बड़े वर्ग को शिक्षित करेंगे और ये बात बताएंगे कि अफगानिस्तान की रियलिटी क्या है। ठीक है।